हेलो स्टूडेंट, स्टडी जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी में वर्णमाला चैप्टर को सही तरीके से पढ़ेंगे बच्चों। और मेरा विश्वास है कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में हमारी इस श्रृंखला से देखने को मिल जाएंगे। तो पहला चैप्टर हमारा वर्णमाला है। तो वर्णमाला में कितने वर्णमालाएं होती हैं पहले तो ये देख लीजिए। तो 52 वर्णमाला होती है बच्चों, जिसमें स्वर भी होता है और व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर के साथ साथ व्यंजन भी होता है। हम आगे बात करेंगे स्वर की। हम आगे किसकी बात करेंगे बच्चों? स्वर की बात करेंगे। आगे बात करेंगे हम स्वर की। तो स्वर के बारे में आप सभी लोग जानते हो तो होंगे। जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो बच्चों, जो स्वर की संख्या होती है, स्वर 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। नोट कर लीजिएगा कहीं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और कौन कौन से ये स्वर हैं? आ, आ, ई, ई, उ, उ, री, री, ए, ए, औ, औ, अंगा और आहा। अंगा और आहा। तो गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अंगा और आहा को हम अयोग वाह कहते हैं। अच्छा बच्चों, 11 तो स्वर हो गए। 11 स्वर हो गए इसमें। 11 स्वर हो गए और 41 व्यंजन हो गए। ठीक है। ये अंगा और आहा क्या है बच्चों? ये होता है अयोग वाह। अयोग वाह होता है, याद रखिएगा। अयोग वाह होता है। इसको हम स्वर में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। मगर अभी वर्णमाला में और भी बाकी चीजें हैं। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि पश्च स्वर क्या होता है, पश्च, और अग्र स्वर क्या होता है। तो देखते हैं बच्चों, आइए, और उनके उच्चारण स्थान भी देखते हैं। तो पहले पढ़ते हैं अग्र स्वर। अग्र स्वर। आइए, अग्र स्वर के बारे में, अग्र स्वर कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। अग्र स्वर क्या है? अगर ये हमारी जीभ है, मान लीजिए ये हमारी जीभ है। जीभ का ये पार्ट चौड़ा होता है कंपेरिजन टू ये पार्ट। ये हमारा अग्र पार्ट है। हम इस पार्ट से क्या क्या बोल सकते हैं वही देखना है हमें। तो देखिए बच्चों, क्या है? ये हमारी टंग है। ये हमारी क्या है? जीभ है। ठीक है। तो इस पार्ट से हम क्या क्या बोलते हैं? इस पार्ट से हम क्या क्या बोलते हैं? इस पार्ट से हम बोलते हैं अग्रस्वर, मतलब ई, ई, और ए। अग्रस्वर ये 4 होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। अग्रस्वर क्या होते हैं? ये 4 होते हैं, ई, ई और ए। ठीक है। अग्रस्वर ये 4 होते हैं। इसके बाद ये जो जीभ का बाहरी हिस्सा है और ये बीच वाला हिस्सा है बच्चों। ये बीच वाला हिस्सा है, मध्य पार्ट कहते हैं इसको। ये मध्य है और ये बाँ है, स्वर है। ठीक है।
तो मध्य भाग से हम क्या बोलते हैं, अग्रस्वर से क्या क्या बोलते हैं, ई, ई, ए और ए। चलिए अब मध्य स्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर कौन सा है, छोटा आ जो है हमारा मध्य स्वर है। छोटा आ हमारा क्या है बच्चों, मध्य स्वर है ये, ठीक है, ये मध्य स्वर हो गया। और ई, ई, ए, ए, ये क्या हो गए, अग्रस्वर हो गए। स्वर बचा है बच्चों, स्वर कौन कौन सा होता है जरा इसको देख लीजिए, एग्जाम में काफी ज्यादा आते हैं ये इस तरह के क्वेश्चन। स्वर, स्वर, स्वर क्या क्या है, तो जीवा के पीछे वाले भाग से उच्चारित होते हैं, ये पिछले भाग से, जीवा के पिछले भाग से उच्चारित होते हैं, जीवा के पिछले भाग से उच्चारित होते हैं, ठीक है। अग्रभाग है बच्चों, पिछले भाग से कौन कौन से स्वर उच्चारित होते हैं, तो क्या बच गया हमारा, बा आ बच गया। तो क्या क्या बच गया उसको लिख लेते हैं, देखिए एक बड़ा आ बच गया ये, और क्या बच गया, उ और ऊ बच गया, उ और ऊ बच गया, और ओ और औ बच गया, औ और ओ बच गया, ये पस स्वर है, ये पस स्वर हैं। तो इतना हम लोगों ने कर लिया बच्चा, ठीक है। चलिए अगला स्वर हमने देखा ई ए ए, मध्य स्वर देखा छोटा, फिर पस स्वर देखा, फिर देखा पस स्वर, अ, इ, आ, उ, उ, ओ। अच्छा चौथा हमने देखना है हरस्व स्वर। हरस्व स्वर क्या कौन सा है, हरस्व स्वर, हरस्व स्वर क्या है बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है उच्चारण में, सबसे कम समय लगता है इनको उच्चारण करने में, जिन स्वरों को उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है इसमें उच्चारण करने में, ठीक है। तो ऐसे स्वर को हम कहते हैं हरस्व स्वर। अब हरस्व स्वर कितने हैं जरा ये देख लीजिए, छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, और री, ये हमारे हरस्व स्वर हैं, ठीक है। अब हम दीर्घ स्वर के बारे में बात करेंगे। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षों से अधिक समय लगता है, उनके उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कि इसके कौन कौन से उदाहरण हैं। तो पहला है बड़ा आ, फिर है बड़ी ई, फिर बड़ा ऊ, ए और ओ, औ। ये दीर्घ स्वर है। हमने देख लिया ह्रस्व स्वर, फिर अग्र स्वर देखा, मध्य स्वर, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। इसी के क्रम में हम देखते हैं अब री। री क्या है आखिर, री के बारे में थोड़ा सा हम और चर्चा करेंगे। री,
यह लेखन की दृष्टि से स्वर है। क्या है? लेखन की दृष्टि से स्वर है। ठीक है। इसकी मात्रा कौन सी होती है बच्चों? अगर हमें मात्रा लगानी होती तो इस तरह की मात्रा लगाते हैं। ये रा का पदेन रूप है। ये रा का पदेन रूप होता है। ठीक है। इसको आप लोग मत समझिएगा, ये री की मात्रा है। नेक्स्ट, उच्चारण की दृष्टि से ये व्यंजन होता है। उच्चारण की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से तो स्वर है, उच्चारण की दृष्टि से ये क्या है? व्यंजन है। उच्चारण की दृष्टि से ये व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। री क्या है बच्चों? लेखन की दृष्टि से री स्वर है और ये रा का पदेन रूप है। और उच्चारण की दृष्टि से री क्या है? व्यंजन है। अब अनुस्वार के बारे में हम चर्चा करेंगे। अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार का जो निरूपण है वो किस प्रकार करते हैं हम हिंदी में? वो हम करते हैं सिरों रेखा के ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं तो वो अनुस्वार हो जाता है। ठीक है। जैसे अंगा, इसका एक एग्जाम्पल क्या है? अंगा। ठीक है। चलिए, तो इसका जो उच्चारण होता है, अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो अनुनासिक व्यंजन है। ये क्या है? अनुनासिक है। अनुनासिक, ये अनुनासिक व्यंजन का रूप है। इसका उच्चारण मुख और नाक से होता है। उच्चारण स्थान कौन सा है? मुख है और नाक है। अंगा। ठीक है। तो यह अनुनासिक व्यंजन है और इसका उच्चारण मुख और नाक है। इसका प्रयोग वर्तनी के पंच अक्षर के स्थान पर होता है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? ये वर्तनी के पंच अक्षर के स्थान पर होता है। इसका प्रयोग वर्तनी के पंचाक्षर यानी पांचवा अक्षर के स्थान पर होता है। स्थान पर होता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें अपने इन शब्दों को स्पष्टीकरण के लिए, जैसे कंचन है, तो कंचन में हम कौन सा अनुस्वार का यूज कर रहे हैं? तो देखिए, कंचन में हम कौन से अनुस्वार का यूज कर रहे हैं? कंचन। देखिए बच्चों, चा वर्ग। तो अनुस्वार कौन उठा रहा है इसमें? कंचन। कंचन अनुस्वार क्या उठा रहा है? हम चा वर्ग के वर्ण को लिखेंगे। चा, छा, जा, झा और इया। तो इसमें जो अनुस्वार होगा वो क्या होगा बच्चों? इया होगा। कंचन में कौन सा अनुस्वार होगा? इया होगा। अगर हम शंख की बात करें तो शंख में अनुस्वार को कौन उठाएगा? तो शंख में अनुस्वार को खा उठाएगा।
और खा किस वर्ग में आता है? तो खा का वर्ग में आता है। का, खा, गा, घा और अंगा। इसमें अनुस्वार क्या होगा बच्चों? अंगा अनुस्वार होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ लेता है और बच्चे गलत करके आ जाते हैं। नेक्स्ट है संजय। अगर हम संजय की बात करें, संजय में अनुस्वार क्या है? तो संजय में अनुस्वार को कौन उठा रहा है? ये जा, जा उठा रहा है। और जा कहाँ पे आएगा? चा वर्ग में। चा, छा, जा, झा और या। तो ये जो पंचम अक्षर है, पांचवा अक्षर जो है वही अनुस्वार होगा। कंचन में या अनुस्वार होगा, शंख में अंगा अनुस्वार होगा, संजय में ई अनुस्वार होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे अनुनासिक। अनुस्वार हमने पढ़ लिया, अब हम करते हैं अनुनासिक। अनुनासिक। तो अनुनासिक में जो हम सिंबल यूज करते हैं वो चंद्र बिंदु होता है। अनुनासिक स्वर का एक रूप है। और ये क्या है? ये स्वर का एक रूप है। स्वर का एक रूप है जिसका उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है। इसका जो उच्चारण स्थान है वो मुख है और नाक है। नेक्स्ट करते हैं बच्चों विसर्ग। नेक्स्ट हमारा रहेगा विसर्ग रहेगा। और जो विसर्ग का सिंबल होता है हम करते हैं आहा। विसर्ग 2 पॉइंट विसर्ग होता है। इसका उच्चारण हा के समान होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल क्या है? अथा, लास्ट में हा आता है। प्रातः। ठीक है, तो उच्चारण किस तरह से होता है? उच्चारण इसका बेसिकली हा के रूप में होता है। ठीक है, तो ये हमारे स्वर के पार्ट थे। अब हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे, व्यंजन वर्ड के बारे में। आइए देखते हैं व्यंजन। व्यंजन स्वर थे हमारे 11 और व्यंजन कितने हैं? व्यंजन 41। व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? व्यंजन 41 होते हैं। सबके सबका हम उच्चारण स्थान भी देखेंगे। तो पहला कंठ है, फिर तालव्य है, फिर मूर्धन्य है, फिर दंत है और फिर ओष्ठ। कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन वर्ड कौन कौन से हैं? तालु से बोले जाने वाले व्यंजन वर्ड कौन कौन से हैं? मूर्धन्य से बोले जाने वाले व्यंजन वर्ड कौन कौन से हैं? और दंत से बोले जाने वाले व्यंजन वर्ड कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। तो कंठ से हम का वर्ग, का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है, तालव्य से हम बोलेंगे चा, छा, जा, झा और ईया। मूर्धन्य टा, ठा,
ढा ढा ड़ा। दंत ता था दा धा ना, ता था दा धा ना। ओष्ठ फा फा बा भा मा। देखिए थोड़ा सा इसमें ट्रिक ये है, जो कंठ का उच्चारण स्थान हमारे कंठ से होता है, तालव्य का उच्चारण स्थान ऊपर जो तालु होता है उससे होता है बच्चों। ठीक है, मूर्धन्य मूर्धन्य इस पार्ट से होता है। दंत और ओष्ठ उच्चारण स्थान हम ओटो से करते हैं। इसमें और भी पूछा जाता है कि कौन से व्यंजन अल्प प्राण है और कौन से महाप्राण है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो पहला जो वर्ण है अल्प प्राण का है, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। और ये जो सीरीज है, ये जो लाइन है वो क्या है, अनुनासिक है। और ये जो लाइन है वो अनुनासिक है। अंगा इया अड़ा ना और था, ना मा पा फा बाबा मा, ये अनुनासिक है। माँ है पा फा बा भा मा। और बच्चों इसमें जो प्राण अघोष और सघोष पूछे तो इन दोनों को मिलाकर ये दोनों क्या है, अघोष हैं, और ये दोनों क्या है, सघोष। तो इस चार्ट को जरूर से याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बच्चों अल्प प्राण में क्या यूज करते हैं, देखिए अल्प प्राण का एक फार्मूला भी यूज करते हैं अल्प प्राण में। अल्प प्राण में होता क्या है, श्वास वायु की मात्रा कम होती है। जो श्वास वायु की मात्रा होती है, वायु की मात्रा कम होती है मुंह से, यानी बहुत कम हवा निकलती है, वायु की मात्रा कम होती है। इससे भी आप पहचान सकते हैं अल्प प्राण। महाप्राण में क्या होता है, महाप्राण में मुख से जो वायु की मात्रा होती है अधिक निकलती है, वायु की मात्रा अधिक निकलती है मुख से। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए खा और का में कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है, तो आप बता सकते हैं आराम से। आप उच्चारण कीजिएगा का और अपने मुख के सामने हाथ को रखिएगा, आपको पता चल जाएगा का क्या है। मुख के सामने रखिए का, अगर श्वास की मात्रा वायु की मात्रा कम निकले तो वो अल्प प्राण हो जाएगी। और खा बोलिए खा, आपको अगर कुछ महसूस हो हाथ पे तो वो हो जाएगा महाप्राण। तो इस तरह से भी आप अल्प प्राण और महाप्राण बता सकते हैं। नहीं तो एक और फार्मूला है मैथ अल्प प्राण के लिए। अल्प प्राण में क्या होता है, पहला तीसरा और पांचवा जो गण होते हैं वो अल्प प्राण के होते हैं, महाप्राण में 24 होता है। ठीक है बच्चों, अल्प प्राण के साथ क्या क्या होता है, या रा लावा भी होता है, या रा ला और वा भी होते हैं। ठीक है, महाप्राण में क्या होता है 24 और अल्प प्राण में 135। अल्प प्राण में मुख से कम वायु निकलती है, महाप्राण में ज्यादा वायु निकलती है। इसी प्रकार हम अघोष के बारे में भी देखें, अघोष को हम कैसे पहचानेंगे। अघोष और सघोष, इन दोनों को भी देख लेते हैं। अघोष में क्या होता है, स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता। अघोष में क्या होता है, स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है, जबकि सघोष में स्वर यंत्रियों में कंपन होता है।
ठीक है, अगर पूछें कि बताइए ता और था में, ता था दा में, ता और दा में कौन सा सघोष है? अब क्या बताएंगे? दा, दा, दा। तो किसमें ज्यादा कंपन हो रहा है? तो आप दा को जब प्रोनाउंस करेंगे तो इसमें कंपन आपको दिखाई देगा अपने श्वास में, तो ये सघोष हो जाएगा। और ता क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। अगर आपको कंपन की अनुभूति होए तो सघोष, और कंपन की अनुभूति ना हो तो अघोष। तो इस तरह से हम बड़े आराम से तीन तरीके से हम बता सकते हैं। तो ये चार्ट का मेथड है, काखा गाघा लिख लीजिए, कंठ तालु मूर्धन दंत ओष्ठ लिख लीजिए, ऊपर अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अघोष सघोष लिख लीजिए। या तो श्वास के माध्यम से श्वास ज्यादा निकले तो अल्प प्राण, श्वास की मात्रा कम हो तो अल्प प्राण, श्वास की मात्रा ज्यादा हो तो महाप्राण। स्वर यंत्रियों में कंपन ज्यादा हो तो सघोष, और स्वर यंत्रियों में कंपन ना हो तो अघोष। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, सघोष अघोष पहचान सकते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज का हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें कुछ और है, जैसे इस लिपि को जननी माना गया है। तो जो ब्राह्मी लिपि है वो सभी लिपियों की जननी है, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि को ब्राह्मी लिपि की जननी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ब्राह्मी जो है वो लिपि की जननी है। अगर अंग्रेजी की लिपि पूछे आपसे कोई, अंग्रेजी की लिपि, अंग्रेजी की लिपि बताइए, तो अंग्रेजी की लिपि क्या है? अंग्रेजी की लिपि है रोमन। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन है अंग्रेजी। देखिए थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। अंग्रेजी, अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन है। उर्दू, उर्दू की लिपि, अरबी, पंजाबी की लिपि, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, गुरुमुखी। ठीक है बच्चों। हिंदी की लिपि देवनागरी, हिंदी की लिपि देवनागरी। तो ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से अपने स्मृति पटल पर रख लीजिएगा। संवृत स्वर और आवृत स्वर हमारा छूट गया था, तो इसको और पढ़ लेते हैं। संवृत स्वर क्या होता है? संवृत स्वर और आवृत स्वर। आइए देखते हैं संवृत स्वर क्या होता है।
समवृत्त स्वर में क्या होता है बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं, इनके उच्चारण में हमारे जो ओष्ठ होते हैं वे गोलाकार हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोट उ, जैसे उ, 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 और औ और औ। तो ये समवृत्त स्वर के एग्जाम्पल हैं। अगर हम आवृत्त स्वर के बारे में बोलें, और औ, औ, ठीक है। आवृत्त स्वर क्या होता है बच्चों, आवृत्त स्वर में इन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार ना होकर फैल जाते हैं। इसमें जो हमारे होठ होते हैं, जो हमारे ओष्ठ होते हैं, वे गोलाकार ना होकर फैल जाते हैं बच्चों, फैल जाते हैं। तो आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, आ आ आ आ ई और ए। ये आवृत्त स्वर के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम करेंगे पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, पार्श्विक व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। पार्श्विक व्यंजन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्श्विक व्यंजन, उसका केवल एक ही एग्जाम्पल है। पार्श्विक व्यंजन क्या है, वो ला है। पार्श्विक व्यंजन क्या है, ला है। लुंठित और प्रकंपित व्यंजन की बात करें अगर हम, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, लुंठित और प्रकंपित व्यंजन क्या है बच्चों, सारी चीजें आप नोट डाउन करते चलिए। तो ये है रा। रा को हम लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। एग्जाम में एग्जामिनर कई बार पूछते हैं कि बताइए शा, बड़ा सा का उच्चारण स्थान क्या होता है, छोटा सा का उच्चारण स्थान क्या होता है, शा इस सा का उच्चारण स्थान क्या होता है। उसको याद कर लीजिए। बड़े सा का तालव्य होता है, इसका दंत होता है छोटे सा का, इसका मूर्धन्य होता है सा, शा
मूर्धा से बोलते हैं इसको मूर्धन्य। ठीक है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सा सा सा, तो याद रखिएगा आप लोग इसे। इतना हो गया। इसके साथ साथ अभी हमारा जो बचा हुआ टॉपिक है वो अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन क्या है? या, रा, ला, वा, ये अंतःस्थ व्यंजन है जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन क्या है? श, 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 हा। देखिए सा का उच्चारण स्थान मैंने बताया था कंठ, दंत, मूर्धन्य और हा। एग्जाम में जो और भी चीजें हैं जिसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ये भी बहुत बार पूछी जाती है, उसकी भी चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या है? जैसे छ, सा, छतरी वाला छा, त्रिशूल का त्रा, ज्ञा, श्री का शा। देखिए ये जो चार व्यंजन हैं, चार वर्ण हैं, वो संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ये किस किस से मिलके बने हैं? एक का और शा से मिलके बना है संयुक्त व्यंजन। का और शा, का, का और रा से मिलके बना है। ज्ञा, जा और या से मिलके बना है। और श्रा, सा और रा से मिलकर ये बना है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त व्यंजन, अंतःस्थ यार अलावा, उष्ण व्यंजन शा 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 हा। शा का उच्चारण स्थान है तालव्य और छोटा सा का दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अर्धस्वर। नेक्स्ट में क्या है? अर्धस्वर। दो ही तीन टॉपिक बचे हैं। अर्धस्वर, अर्धस्वर कौन कौन से हैं? तो या और वा जो है हमारे अर्धस्वर हैं। क्षिप्त हमने पढ़ रखा है, क्षिप्त, उत्क्षिप्त, ढा, ढा और ढा। ठीक है, उत्क्षिप्त है। तो ये हमारी वर्णमाला के कुछ शब्द थे जिनको आज हमने चर्चा किया। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 11 प्रकार के होते हैं। हिंदी, फारसी और ईरानी का शब्द है। अगर कोई पूछे हिंदी, हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी भाषा का शब्द है बच्चों, तो जरूर बताइएगा फारसी। फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है हिंदी। ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो वर्णमाला में बच्चों आज इतना ही। अगर कोई पार्ट मिस हो गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या कोई त्रुटि हो गई होगी तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। वर्णमाला को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। और हम हिंदी के कुछ और टॉपिक को अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।